वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आज ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 147 और अगली डायनेस्टी जो हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत की वो है सैयद वंश। ठीक है, हमारा गुलाम वंश या ममलूक वंश हो गया है, खिलजी वंश हो गया है, तुगलक वंश हो गया है। ठीक है, इसमें हमने जो है 100 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें 50 क्वेश्चन। अब सैयद वंश में भी हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सैयद वंश का संस्थापक होगा खिजर खां। ठीक है, जो तुगलक वंश के अंतिम शासक को मारकर सैयद वंश की नींव रखेगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये जो सैयद वंश है वो 1414 से 1451 तक, सबसे कम वर्ष तक शासन किया इसने दिल्ली सल्तनत पर, 30 वर्ष तक। ठीक है, और इसके जो प्रमुख शासक हुए, सुल्तान हुए, वो है खिजर खां। खिजर खां का समय है 1414 से 1421। ठीक है, यह इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद मुबारक शाह आएगा 1421 से 1434। यह खिजर खां का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके बाद आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 से 1445। ये कौन है? ये मुबारक शाह का भतीजा है, इसका भतीजा है। और इसके बाद आएगा अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। यह इस वंश का अंतिम शासक होगा। जो 50 प्रश्न होंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम इम्पोर्टेंट है सैयद वंश। एक आधा सवाल कभी बना तो बना, लेकिन अपना सिलेबस में है इसलिए कंप्लीट तो इसको करना पड़ेगा। तो एक बार तो देख लेना वीडियो को। चलिए, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। पहला प्रश्न, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खां। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं की, बल्कि वह किस उपाधि से संतुष्ट रहा? खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था, उसने कोई उपाधि धारण नहीं की, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं की, लेकिन वो जिस उपाधि से संतुष्ट रहा वो थी रयत ए आला। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, खिजर खां ने सुल्तान की संप्रभु उपाधि धारण नहीं की, वह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का जागीरदार मानता था। और रयत ए आला, जिसका अर्थ है जनता का रक्षक या उच्च पदस्थ सेवक, की उपाधि से संतुष्ट रहा वो। वह अपने सिक्कों और खुतबों में भी तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों का नाम शामिल करवाता था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। खिजर खां को सुल्तान महमूद शाह के समय कहाँ की सूबेदारी प्राप्त थी, जहाँ से उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया? मुल्तान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। खिजर खां को प्रारंभ में फिरोज शाह तुगलक और बाद में सुल्तान महमूद शाह के समय मुल्तान की सूबेदारी मिली थी। सारंग खां ने उसे मुल्तान से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उसने तैमूर की शरण ली। तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैयद सुल्तान मुबारक शाह के शासनकाल के इतिहास का सबसे मुख्य और एकमात्र समकालीन स्रोत कौन सा है? मुबारक शाह के शासनकाल का सबसे मुख्य और एकमात्र स्रोत है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित है तारीख ए मुबारक शाही। सैयद वंश, विशेषकर मुबारक शाह के काल के इतिहास को जानने का एकमात्र प्रमाणिक समकालीन स्रोत है पुस्तक। यह ग्रंथ मुबारक शाह को ही समर्पित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। खिजर खां के काल में किस शक्तिशाली खोखर जमींदार ने पंजाब और जम्मू के क्षेत्रों में भयंकर विद्रोह करके सैयद सत्ता को चुनौती दी थी? कौन था वो? किस शक्तिशाली खोखर जमींदार ने, शेखा खोखर या जसरत खोखर? सरनेम से तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम 50%। ए या बी में से इसका उत्तर होना चाहिए जसरत खोखर, ऑप्शन नंबर ए। जसरत खोखर एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली खोखर नेता था। उसने सैयद वंश के प्रारंभिक 3 सुल्तानों खिजर खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के समय पंजाब, जलंधर और सरहिंद के क्षेत्रों में बार बार विद्रोह किया और दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया था इस जसरत खोखर ने।
पांचवा प्रश्न है, मुबारक शाह ने अपने शासनकाल में किस नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी? रावी नहीं है इसका उत्तर, गंगा भी नहीं है इसका उत्तर, सतलज भी नहीं है इसका उत्तर है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। ठीक है, बंदरपूछ। सुल्तान मुबारक शाह ने 1434 में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नए नगर की नींव रखी। इसी शहर के निर्माण का निरीक्षण करते समय उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सुल्तान मुबारक शाह की हत्या उसके किस वजीर ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत करवाई थी? इसका उत्तर है सरवर उर मुल्क, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वजीर सरवर उर मुल्क सुल्तान मुबारक शाह से नाराज था क्योंकि सुल्तान ने उसकी शक्तियों को कम करने के लिए कमाल उल मुल्क को नायब वजीर नियुक्त कर दिया था। सरवर उर मुल्क ने सिद्धपाल और ताराचंद जैसे हिंदू सरदारों के साथ मिलकर मुबारकाबाद में सुल्तान की हत्या करवा दी थी। ठीक है, किसकी हत्या करवा दी थी? मुबारक शाह की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सैयद सुल्तानों के वंशज होने के दावे का मुख्य आधार क्या था? सैयद सुल्तानों के वंशज होने के दावे का मुख्य आधार था वे पैगंबर मोहम्मद के प्रपौत्र अली और फातिमा के वंशज होने का दावा करते थे, यानी हुसैन सैयद, हुसैनी सैयद। देखिए, सैयद वंश के शासक स्वयं को इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पुत्री फातिमा और दामाद अली के वंशज मानते थे। समकालीन इतिहासकार याहिया सरहिंदी ने भी उनके चरित्र और गुणों के आधार पर उन्हें सैयद प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मुबारक शाह की हत्या के बाद दिल्ली के अमीरों ने किसे सुल्तान घोषित किया जो कि मुबारक शाह का दत्तक पुत्र यानी भतीजा था? कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, स्टार्टिंग में जो दो इमेज थे उसमें सीक्वेंस बताया था मैंने आपको। हैं, ये क्या हो गया? देखिए, मोहम्मद शाह है। ठीक है, कैसे गलती हो गई? 8 का बी है, 8 का ए है, सॉरी। देखिए, मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद वजीर सरवर और मुल्क ने फरीद खां के पुत्र मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया ताकि वह स्वयं वास्तविक सत्ता का उपभोग कर सके। ठीक है, फरीद खां के पुत्र यानी मुबारक शाह के भाई का बेटा जिसे सुल्तान ने गोद लिया था। तो 8 का ए आंसर है, यानी मोहम्मद शाह। इसके बाद बारी आएगी अलाउद्दीन आलम शाह की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने वजीर सरवर उल मुल्क के दमन और वध में किस वफादार अमीर की मुख्य सहायता ली थी? किसकी ली थी? बहलोल लोदी की नहीं, जसखर खोखर की नहीं, जसरत खोखर की नहीं, मलिक सरवर की नहीं। इसका उत्तर है कमाल उल मुल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सरवर उल मुल्क सुल्तान मोहम्मद शाह को भी मारना चाहता था, लेकिन नायब वजीर कमाल उल मुल्क ने सुल्तान के प्रति वफादारी दिखाई। कमाल उल मुल्क ने अन्य वफादार अमीरों के साथ मिलकर महल में ही सरवर उल मुल्क और उसके सहयोगियों का कत्ल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब सुल्तान मोहम्मद शाह की सहायता के लिए कौन सा अफगान सूबेदार सेना लेकर आया था? कौन लेकर आया था? बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1440 से 1441 में मालवा के महमूद खिलजी ने दिल्ली पर घेरा डाला। कमज़ोर सुल्तान मोहम्मद शाह ने सरहिंद के शक्तिशाली अफगान गवर्नर बहलोल लोदी को मदद के लिए बुलाया।
बहलोल ने मालवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मालवा के विरुद्ध सहायता देने के उपलक्ष्य में सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को कौन सी उच्च उपाधि दी और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा? खान ए खाना, ठीक है, खान ए खाना की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, बहलोल की सैन्य सहायता से खुश होकर मोहम्मद शाह ने उसे खान ए खाना की उपाधि दी, उसे अपना पुत्र कहा और पंजाब के एक बड़े हिस्से पर उसके अधिकारों को मान्यता दे दी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था जिसे इतिहास में अत्यंत अकर्मणीय और विलासी माना गया है? इसका उत्तर है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो सैयद वंश का चौथा और अंतिम शासक था। वह बेहद कमज़ोर और राजनीतिक रूप से अयोग्य था। उसने स्वेच्छा से दिल्ली की सत्ता छोड़ दी और बदायूं में जाकर रहने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली को छोड़कर अपने किस पसंदीदा शहर में जाकर बस गया जिसके कारण दिल्ली की गद्दी खाली हो गई? अभी ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, बदायूं, ऑप्शन नंबर सी। ये है ना, बदायूं में जाकर रहने लगा। देखिए, अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं की जलवायु बहुत पसंद थी। वह अपनी राजधानी और शासन को वजीर हमीद खां के भरोसे छोड़कर हमेशा के लिए बदायूं चला गया। वहीं से नाम मात्र का शासन चलाता रहा। नंबर 14 पर आ जाइए। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली की सत्ता पर किस नए राजवंश की स्थापना हुई? किस नए राजवंश की स्थापना हुई? लोधी वंश, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आलम शाह के बदायूं चले जाने के बाद दिल्ली में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई। वजीर हमीद खान ने बहलोल लोदी को आमंत्रित किया। बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर अधिकार कर प्रथम अफगान साम्राज्य यानी लोदी वंश की स्थापना की, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। पंद्रवा प्रश्न। खिज्र खां के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और सुल्तान उसे वापस नहीं जीत सके? जौनपुर, ठीक है, भारत का सिराज जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपी के एग्जाम में उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ा बहुत प्रश्न बने इसके ऊपर। देखिए, तुगलक वंश के पतन के दौरान जौनपुर में सरकी राजवंश स्वतंत्र हो गया। खिज्र खां और उसके उत्तराधिकारी जौनपुर के सरकी सुल्तानों की बढ़ती शक्ति को दबाने में पूरी तरह असफल रहे और जौनपुर दिल्ली के हाथ से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सैयद शासकों के सिक्कों के संदर्भ में क्या विशेष तथ्य दिखाई देता है? क्या विशेष तथ्य दिखाई देता है? खिज्र खां के सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम ही अंकित रहे, ठीक है। उन्होंने पूरी तरह नए प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, गलत है। मतलब विशेष तथ्य दिखाई देता है, तो गलत तो नहीं कहेंगे, बी है इसका आंसर। खिज्र खां के सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम के ही खिज्र खां के सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम ही अंकित रहे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। खिज्र खां ने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए। उसने पूर्ववर्ती तुगलक राजाओं जैसे कि फिरोज शाह तुगलक और उसके पुत्रों के पुराने सिक्कों को ही बाजार में चलन में रहने दिया ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और वह स्वयं को केवल एक सिपह सलार के रूप में प्रदर्शित कर सके। क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने बिना किसी युद्ध या पराजय के स्वेच्छा से अपनी गद्दी एक अन्य अमीर के पक्ष में छोड़ दी? यानी अन्य अमीर कौन? बहलोल लोदी के पक्ष में छोड़ दी। तो अंतिम ही होगा इसका सैयद वंश का, अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अयोग्य और विलासी माना जाता है ये। अलाउद्दीन आलम शाह सल्तनत इतिहास का एक ऐसा एकमात्र शासक था जिसने बिना किसी सैन्य संघर्ष के दिल्ली का सिंहासन बहलोल लोदी के लिए छोड़ दिया। उसने बदायूं में ही
संतुष्ट रहना स्वीकार किया, जहां 1478 में उसकी मृत्यु हो गई। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण देने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के दूसरे शासक यानी सुल्तान मुबारक शाह का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त था। मुबारक शाह का शासनकाल है 1421 से 1434। उसने सुल्तान के कार्यों की प्रशंसा में ही तारीख मुबारक शाही लिखी थी। नंबर 19, सैयद वंश का कुल शासन कितने वर्षों का था? देखिए, छोटा सा ही शासन है इसका, सबसे कम वर्षों का 30 वर्ष का था वैसे तो, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 30 तो है नहीं। 37 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से 1451 1414 से 1451 तक शासन किया। इस प्रकार उनका कुल शासनकाल लगभग 37 वर्षों का रहा, जो सल्तनत काल के सबसे छोटे शासनकालों में से एक है। सबसे छोटा खिलजी वंश का था। ठीक है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। देखिए, कुछ द्वंद्व अगर हो रहा हो तो यहाँ 37 वर्ष सही है, खिलजी वंश होगा फिर। ठीक है, 30 वर्ष का शासनकाल सैयद का ना होकर खिलजी वंश का होगा, तो यहाँ 37 वर्षों का शासनकाल है इसका। चलिए चलिए एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। तो क्रॉस चेक है ये हमारा, खिलजी वंश का शासनकाल जो है वो है 1290 से 1320, यानी 20 और 31, 30 वर्ष का। ठीक है, सबसे कम। ये सैयद वंश है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने 30 वर्ष का बोला, सबसे छोटा खिलजी वंश का है। ठीक है, 30 वर्ष का। और सबसे बड़ा तुगलक वंश का 94 वर्ष का। ठीक है, और सैयद वंश का है 37 वर्ष का। ठीक है, क्लियर हो गया, मेरे को भी क्लियर हो गया। तो यहाँ ये 37 जो है करेक्ट हो गया, 37 वर्ष। इससे छोटा है खिलजी वंश 30 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई, जिसके बाद उसके पुत्र मुबारक शाह ने गद्दी संभाली और सुल्तान की उपाधि ली? 1414 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। फिर गलती कहाँ हो गई भाई? 20 का ए, सॉरी बी लगा दिया, 20 का ए है, 14 से 21 ही है। देखिए, खिज्र खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 को बीमारी के कारण हुई। उसकी मृत्यु पर दिल्ली की जनता ने काले कपड़े पहनकर शोक व्यक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, जिसने पिता के विपरीत शाह और सुल्तान की उपाधि ली। नंबर 21 पर आ जाइए। मुबारक शाह ने अपने सिक्कों पर स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया, जो खलीफा के प्रति निष्ठा दर्शाती थी? कौन सी उपाधि है वो? नासिर अमीर उल मोमिनिन की। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, मुबारक शाह ने खिज्र खां की नीति को त्याग दिया। उसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए और उन पर नासिर अमीर उल मोमिनिन
रा है ये। ठीक है, यानी अमीर उल मोमिनीन का सहायक अंकित करवाया, उसने खुतबे से तैमूर वंश का नाम हटाकर अपना नाम पढ़वाया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। खिज्र खान ने सुल्तान महमूद शाह तुगलक के किस वजीर को पराजित कर मई 1414 में दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था? दौलत खान लोधी, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने दौलत खान लोधी को गद्दी पर बैठाया था। खिज्र खान ने दिल्ली पर घेरा डाला और दौलत खान लोधी को पराजित व बंदी बनाकर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। चलिए 23वां प्रश्न है। सैयद काल में दीवान वजारत यानी वजीर का कार्यालय की गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था? ये किया था मुबारक शाह ने। ठीक है, यानी दूसरे शासक ने। बी है इसका आंसर। मुबारक शाह एक योग्य और निरंकुश शासक था। उसने अमीरों और वजीर की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए दीवान वजारत पर कड़ा नियंत्रण रखा और वजीर सरवर और मुल्क के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया, जो बाद में सुल्तान की हत्या का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 24। जसरत खोखर ने मुबारक शाह के समय दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किस विदेशी शक्ति या शासक से साठगांठ की थी? जसरत खोखर ने काबुल के अमीर शेख अली के साथ साठगांठ की थी। ठीक है, मालवा के महमूद अली हटा दीजिए, महमूद खिलजी हटा दीजिए, गुजरात के अहमद शाह हटा दीजिए और शाहरुख मिर्जा को हटा दीजिए, ट्रांसॉक्शियाना का। ये है इसका आंसर। जसरत खोखर ने स्वयं मुल्तान को तंग करने के लिए काबुल के मंगोल या तैमूरी गवर्नर शेख अली मिर्जा से गठबंधन किया। शेख अली ने पंजाब पर आक्रमण किया था, लेकिन मुबारक शाह ने सूझबूझ से उसे पीछे ढकेल दिया। नंबर 25 पर आ जाइए। सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था गद्दी पर बैठने से पहले? मोहम्मद बिन फरीद था। क्या था? मोहम्मद बिन फरीद। मोहम्मद शाह मुबारक शाह के भाई फरीद खान का पुत्र था, इसलिए उसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद था। अमीरों ने उसे सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया था। नंबर 26 पर आ जाइए। बदायूं के सैयद सूबेदार और सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के साले के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के किस वजीर ने आलम शाह के खिलाफ साजिश रची थी? हमीद खान ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वजीर हमीद खान और सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के बीच गहरे मतभेद थे। सुल्तान अपने साले को दिल्ली का शहर कोतवाल नियुक्त करना चाहता था, ठीक है, जिससे हमीद खान नाराज हो गया। इसी असंतोष के चलते सुल्तान दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और हमीद खान ने इसने बहलोल लोदी को सत्ता सौंपने की जमीन तैयार की। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, प्रिंट आउट करा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। सल्तनत की सीमा दिल्ली से पालम तक सिमट गई थी। यह प्रसिद्ध व्यंग या लोकोक्ति किस सैयद सुल्तान के कमजोर शासनकाल के लिए कही जाती है? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, यही था ना कमजोर। अलाउद्दीन आलम शाह के समय सल्तनत अत्यंत सिकुड़ गई थी। इतिहास में एक फारसी कहावत प्रसिद्ध हुई, शाह ए शहंशाह आलम अज दिल्ली ता पालम। ठीक है, अर्थात दुनिया के राजा आलम का शासन दिल्ली से पालम, जो आज दिल्ली का हवाई अड्डा है, केवल कुछ किलोमीटर तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। खिज्र खां के शासनकाल में राजस्व वसूलने की पद्धति क्या थी?
वह हर साल स्वयं सेना लेकर विद्रोही क्षेत्रों में जाता था और शक्ति के बल पर कर वसूलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। खिज्र खां के पास कोई सुव्यवस्थित प्रशासनिक या वित्तीय ढांचा नहीं था। कटेहर, इटावा, दोआब और ग्वालियर के जमींदार हर साल कर देने से मना कर देते थे। खिज्र खां हर साल अपने वजीर ताज उल मुल्क के नेतृत्व में या स्वयं सेना लेकर निकलता था और बलपूर्वक राजस्व वसूल कर लौट आता था। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। सैयद वंश के किस सुल्तान को दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक कहा गया है, जिसने खोखरों, मेवातियों और बदायूं के विद्रोह का व्यक्तिगत रूप से दमन किया? क्या हो सकता है इसका आंसर? मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर बी। सैयद वंश के चारों सुल्तानों में केवल मुबारक शाह ही सैनिक दृष्टि से योग्य और सक्रिय था। उसने दूरदर्शिता दिखाते हुए सल्तनत की रक्षा के लिए निरंतर सैन्य अभ्यास किए और विद्रोहियों को दबाए रखा। ठीक है, बाकी आलम शाह तो निरंकुश था। 30वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 में जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो खिज्र खान ने उसका साथ दिया था। तैमूर ने भारत से जाते समय खिज्र खां को किन क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया था? आपको याद आ रहा हो तो मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। खिज्र खां ने तैमूर के आक्रमण के समय उसकी सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर तैमूर ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन खिज्र खां को सौंप दिया था, जो बाद में उसके दिल्ली विजय का आधार बने। क्वेश्चन नंबर 31, सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह के समय सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर किस शर्की शासक ने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास किया था? इब्राहिम शाह शर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर 31 का। जौनपुर के शक्तिशाली शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह की अयोग्यता का लाभ उठाते हुए दिल्ली सल्तनत के पूर्वी क्षेत्रों यानी संभल और दोआब पर आक्रमण कर उन्हें हथियाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 32, मुबारक शाह के शासनकाल के दौरान भटिंडा में किस तुर्क बच्चा अमीर ने भीषण विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए सुल्तान को स्वयं जाना पड़ा था? ये था फलाद या पोलद तुर्क बच्चा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नाम में ही आंसर है। देखिए, पोलद एक अमीर, एक दास अमीर यानी तुर्क बच्चा था जिसने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया और भारी विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान मुबारक शाह की सेना को लंबे समय तक छकाया और काबुल के शासकों से भी मदद मांगी थी। अंततः वो मारा गया तुर्क बच्चा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। वजीर सरवर और मुल्क द्वारा मुबारक शाह की हत्या के बाद जब नया सुल्तान मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तो वजीर ने सुल्तान के वफादार अमीरों की जागीरें छीनकर किन्हें दे दी थीं? किन्हें दे दी थीं? अपने सगे संबंधियों और हिंदू सहयोगियों को। ठीक है, सिद्धपाल और साधारण को। ए है इसका आंसर। देखिए, वजीर सरवर उर मुल्क ने सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए मुबारक शाह की हत्या करने वाले राजपूत सरदारों यानी सिद्धपाल, साधारण और उनके बेटों को बयाना, अमरोहा और महावन जैसी महत्वपूर्ण जागीरें और उच्च पद सौंप दिए थे, जिससे मुसलमान अमीरों में भारी आक्रोश फैल गया था। नंबर 34 पर आ जाइए। सैयद वंश के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है यानी गलत है? जो सही है उनको देख लेते हैं। सैयद शासकों ने तुगलक काल के प्रशासनिक ढांचे को ही काम चलाऊ ढंग से जारी रखा। इक्ता प्रणाली इस काल में अत्यंत कमजोर और वंशानुगत होने लगी थी। वजीर का पद अत्यंत शक्तिशाली और षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। केंद्रीय नियंत्रण मजबूत था और प्रांतीय गवर्नर सुल्तान से डरते थे। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, यही गलत है सी वाला। केंद्रीय नियंत्रण मजबूत नहीं था।
प्रांतीय गवर्नर सुल्तान से नहीं डरते थे, यही असत्य है। 34 का सी। सैयद काल में केंद्रीय नियंत्रण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। प्रांतीय गवर्नर और स्थानीय जमींदार व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र थे। सुल्तान केवल सेना लेकर ही उनसे नाममात्र का कर वसूल पाता था, कोई प्रशासनिक डर नहीं था। नंबर 35 पर आ जाइए। खिज्र खां के पिता का नाम क्या था, जो मुल्तान के तत्कालीन गवर्नर मलिक नजीर के दत्तक पुत्र थे। खिज्र खां के पिताजी का नाम था मलिक सुलेमान। ऑप्शन नंबर ए। खिज्र खां जो सैयद वंश का संस्थापक है, उसके पिता का नाम मलिक सुलेमान था। मलिक सुलेमान को मुल्तान के गवर्नर मलिक मर्दान दौलत ने गोद लिया था। सुलेमान की मृत्यु के बाद खिज्र खां को मुल्तान की कमान मिली थी। नंबर 36। किस आधुनिक इतिहासकार ने सैयद वंश के सुल्तानों के बारे में लिखा है कि वे ना तो कुशल योद्धा थे और ना ही कुशल प्रशासक। उनका काल सल्तनत के विघटन का संक्रमण काल था। इनमें से कौन सा इतिहासकार है वो जिसने लिखा है कि सैयद वंश के सुल्तान ना तो कुशल योद्धा थे और ना ही कुशल प्रशासक, उनका काल सल्तनत के विघटन का संकरण काल था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के ए निजामी या के ए निजामी और आर सी मजुमदार। बी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर आर सी मजुमदार और के ए निजामी जैसे इतिहासकारों का मानना है कि सैयद वंश का इतिहास केवल विद्रोहों और पतन की कहानी है। इस काल में कोई भी महान प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुधार नहीं हुआ। ठीक है, जैसे गुलाम वंश में, तुगलक में कितने सारे विभाग वहाँ बने, यहाँ कुछ है भाई साहब। नंबर 37 पर आइए। दिल्ली के किस प्रसिद्ध संत के साथ सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह के घनिष्ठ संबंध थे और सुल्तान अक्सर उनके खानका में जाता था। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख समाउद्दीन या मखदूम ए जहानिया जहांगस्त। इसका आंसर है शेख समाउद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। सैयद सुल्तान विशेषकर मोहम्मद शाह और शाह आलम, विशेषकर मोहम्मद शाह और आलम शाह जो निरंकुश था, दिल्ली के तत्कालीन सूफी संतों जैसे कि शेख समाउद्दीन और अन्य स्थानीय संतों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, क्योंकि राजनीतिक रूप से कमजोर होने के कारण वे आध्यात्मिक शरण ढूंढते थे। नंबर 38। मुबारक शाह के समय कटेहार, आधुनिक रोहिलखंड के किस हिंदू राजा ने बार बार विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए सुल्तान को हर साल सेना भेजनी पड़ती थी? कौन था वो? वो था राजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कटेहर के राजा हरि सिंह ने खिज्र खां और मुबारक शाह दोनों के समय जबरदस्त विद्रोह किया। जब भी दिल्ली की सेना आती, वह जंगलों में छिप जाता और सेना के जाते ही फिर से कर देना बंद कर देता था। नंबर 39। वह वर्ष कौन सा था जब अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला गया और वजीर हमीद खान ने दिल्ली का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया? वो था 1448 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह 1448 में दिल्ली छोड़कर स्थायी रूप से बदायूं चला गया। अगले 3 वर्षों 1448 से 1451 तक दिल्ली बिना सुल्तान के रही, जहां केवल वजीर हमीद खां प्रशासन चलाता रहा और गुटबाजी चरम पर थी, और इसी ने बुलाया था बहलोल लोदी को, आपको याद आ रहा हो तो। 40वें नंबर का प्रश्न है, बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद वजीर हमीद खां के साथ क्या किया? उसे धोखे से बंदी बना लिया और बाद में रास्ते से हटा दिया। ठीक है, सी है इसका आंसर। बहलोल लोदी जानता था कि हमीद खां एक बेहद चालाक और शक्तिशाली वजीर है। दिल्ली आने के बाद बहलोल और उसके अफगान साथियों ने एक भोज के दौरान चालाकी से हमीद खां को
बंदी बना लिया और सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में केंद्रित कर ली। नंबर 41, सैयद सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा दिल्ली के किस स्थान पर स्थित है जो अपनी अष्टकोणीय यानी ऑक्टागनल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? मुबारकाबाद, ठीक है, कोटला मुबारकपुर, सी है इसका आंसर। हौज खास को हटा दीजिए, कोटला फिरोज शाह को हटा दीजिए, लोधी गार्डन को हटा दीजिए, सी है इसका आंसर 41 का। देखिए, मुबारक शाह का मकबरा दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर नामक क्षेत्र में स्थित है। यह मकबरा अष्टकोणीय शैली में बना है जो आगे चलकर लोधी और सूरी वास्तुकला का मुख्य आधार बना। क्वेश्चन नंबर 42, खिज्र खां स्वयं को तैमूरी शासक शाहरुख का जागीरदार प्रदर्शित करने के लिए क्या विशेष उपाय करता था? वह शाहरुख को नियमित रूप से दिल्ली से कर और उपहार भेजता था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख, जो समरकंद या हिरासत का शासक था, उसको धन, बहुमूल्य उपहार और कर भेजता था ताकि उसकी अधीनता का प्रदर्शन हो सके और उत्तर पश्चिमी सीमा से विदेशी आक्रमण का खतरा ना रहे। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। इतिहासकार इब्न बतूता ने तो तुगलक काल देखा था, लेकिन सैयद काल के पतन के सामाजिक आर्थिक कारणों का विश्लेषण किस परवर्ती स्रोत या इतिहासकार ने विस्तार से किया है? इसका उत्तर अबुल फजल की आईन अकबरी नहीं है, अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख भी नहीं है, निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी भी नहीं है। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी ने, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, डी है इसका आंसर। देखिए, सैयद वंश का जो इतिहास है संक्षिप्त होने के कारण समकालीन स्रोत कम है, लेकिन अकबर के काल के इतिहासकारों जैसे कि निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी और अबुल फजल ने अपनी पुस्तकों में सैयद सुल्तानों की अयोग्यता और उसके कारण उपजे आर्थिक संकट का विस्तृत विवरण दिया है। तो इसका आंसर केवल आईने अकबरी, केवल मुंतखब तबारी, केवल तबकात अकबरी नहीं होगा, ये सभी होगा। तो उपरोक्त डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी यानी आंसर डी। 44वें नंबर का प्रश्न है, सैयद काल में सहना ए पील का पद किस विभाग से संबंधित था? सहना ए पील, शाही हस्ती सेना यानी हाथियों का अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सहना ए पील सल्तनत काल और सैयद काल में सेना के गज दल यानी हाथियों की सेना के मुख्य अधिकारी या अधीक्षक को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाइए। मुबारक शाह के समय मेवाती विद्रोहियों का नेता कौन था जिसने दिल्ली के बिल्कुल करीब यानी मेवात क्षेत्र में सुल्तान की सत्ता को बार बार चुनौती दी थी? ये था बहादुर नारायण यानी जादू नारायण। बहादुर नारायण या जादू नारायण। मेवात यानी दिल्ली अलवर क्षेत्र में मेवाती सरदारों, विशेषकर बहादुर नाहर के वंशज और स्थायी नेता सैयद सुल्तानों के लिए बड़ा सिरदर्द थे। मुबारक शाह ने मेवात पर कई बार आक्रमण किया, उनके किलों को तोड़ा, तब जाकर उन्होंने अधीनता स्वीकार की। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। सैयद शासकों के काल में दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? सैयद शासकों के या सुल्तानों के काल में दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की तरह सैयद वंश के काल में भी दरबार और साहित्य और प्रशासन की आधिकारिक राजभाषा पर्शियन यानी फारसी ही थी, और इसी भाषा में तारीख ए मुबारक शाही की रचना हुई है।
47वें नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु बदायूं में किस वर्ष हुई, जिसके बाद उसका बदायूं पर भी नाम मात्र का नियंत्रण समाप्त हो गया? 1478 ईस्वी। निरंकुश था, ये अयोग्य था। 1451 में दिल्ली की गद्दी खोने के बाद आलम शाह बदायूं के छोटे से क्षेत्र का शासक बना रहा। बहलोल लोदी ने उसे परेशान नहीं किया। 1478 में उसकी स्वाभाविक मृत्यु के बाद बदायूं को भी लोदी साम्राज्य में पूरी तरह मिला लिया गया। 48वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सैयद वंश की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? सैयद वंश की वास्तुकला की मुख्य विशेषता मानी जाती है मकबरों का काल, पीरियड ऑफ टॉम्ब, और अष्टकोणीय मकबरे। देखिए, सैयद और लोदी काल को वास्तुकला में मकबरों का काल कहा जाता है, और इस काल में सुल्तानों और अमीर वर्गों के लिए अष्टकोणीय और वर्गाकार शैलियों में सुंदर मकबरे बनाए गए, जिनमें खिज्र खां और मुबारक शाह के मकबरे प्रमुख हैं। इनमें अलंकरण के बजाय सादगी और दृढ़ता पर ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, खिज्र खां ने जब दिल्ली पर अधिकार किया तो उसने अपने किस वफादार को ताज उल मुल्क की उपाधि देकर अपना वजीर यानी प्रधान सचिव नियुक्त किया था? किसको किया था खिज्र खान ने? 49 मलिक तोहफा को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। खिज्र खां का सबसे वफादार सेनापति और साथी मलिक तोहफा था, जिसे उसने ताज उल मुल्क की उपाधि दी और अपना वजीर बनाया। ताज उल मुल्क ने ही खिज्र खां के शासनकाल में दोआब और कटेहर के अधिकांश सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया था। चलिए 49 हो गए। अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है और ख़त्म हो जाता है सैयद वंश। सैयद वंश के पतन का सबसे प्रमुख अंतर्निहित कारण क्या था? क्या होगा? मंगोलों का भयंकर आक्रमण, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, दक्षिण भारतीय राज्यों से निरंतर युद्ध? प्रमुख पूछ रहा है। सुल्तानों की सैन्य व प्रशासनिक अयोग्यता और शक्तिशाली अमीरों एवं प्रांतीय गवर्नरों की निरंकुशता। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह को अगर छोड़ दिया जाए तो अत्यधिक कमज़ोर और अकर्मण्य थे। उनके पास ना तो बड़ी स्थायी सेना थी और ना ही कोई सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था। इसके विपरीत प्रांतीय गवर्नर जैसे जौनपुर, मालवा और लाहौर के अमीर अधिक शक्तिशाली हो गए थे। इसी आंतरिक कमजोरी और अमीरों की महत्वाकांक्षा के कारण इस वंश का अंत अनिवार्य हो गया। ठीक है, और इस वंश के बाद नींव रखिएगा बहलोल लोदी वंश की। तो लोदी वंश को कवर करेंगे इसके बाद। ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा। ठीक है, 37 वर्षों का शासनकाल इस सैयद वंश का कवर कर दिया हमने। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियोस भी देखना इंपॉर्टेंट है, बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। तो एग्ज़ाम से पहले जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है ये, इसमें 200 250 300 जितने भी टेस्ट हो जाएं तो 2 बार रिवीजन मार लेना उनका 2x में, बहुत हेल्पफुल होगा। भले ही ये सीरीज़ यूपी पीसीएस के नाम से चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरे जो छुटमैया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो तो ऐसे निकल जाएंगे, मतलब जीएस के प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएंगे।